डर नहीं यूं चुनौतियों से, एक दिन यही तुझे जिताएगी। इम्तिहान वाले उस दौर में सही रास्ता दिखाएंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार पटेल आप सभी को आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय पटेल सर में मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों, आज का हमारा क्लास ट्वेल्थ का झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रथम सांविधिक परीक्षा 2021-22 के लिए जारी की गई मॉडल प्रश्न पत्र सेट 5 का वीडियो देखेंगे। साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेट 1, 2, 3, 4 ये चारों सेटों का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा। आप लोग उस लिंक में जा कर के चारों का चारों वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। आइए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग साथियों। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया है। साथियों, प्रश्न देखिए एक बार। ये परिभाषा दिया गया मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन। ये परिभाषा किसने दिया है साथियों? ये परिभाषा रैटजेल महोदय ने दिया है। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, रैटजेल किस देश के वासी हैं? रैटजेल जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी। याद रखेंगे, जर्मनी के। ठीक है, जर्मनी। देखिए यहाँ पर हम्बोल्ट नाम दिया हुआ है। हम्बोल्ट किस देश के हैं? हम्बोल्ट आप लोग जानते होंगे, ये भी जर्मनी के हैं। हम्बोल्ट कहाँ के साथियों? जर्मनी के। ओके, ये भी जर्मनी के हैं। अच्छा, एक यहाँ पर है कुमारी सैंपल, एलन सैंपल। ये किस देश के हैं? ये अमेरिका की हैं। कहाँ की? अमेरिका की। और ये जो रैटजेल की शिष्या हैं, कौन? एलन सैंपल। विडाल डी ला ब्लास, ये फ्रांसीसी हैं, फ्रांस के हैं ये विडाल डी ला ब्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है? नव निश्चयवाद। प्रश्न समझेंगे, नव निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और जो ग्रिफिथ टेलर हैं ये अमेरिकन हैं, अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं। बाकी आप लोग विडाल डी ब्लास अभी बता दें आप लोग को, ये कहाँ के? फ्रांस के हैं, है ना। हम्बोल्ट कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। जिन ब्रूंस एक नया आया है, जिन ब्रूंस कहाँ के? ये भी फ्रांसीसी हैं, फ्रांस के भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका होगा ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत किया था। अच्छा, नव निश्चयवाद को हम लोग रुको और जाओ, ठीक है ना, रुको और जाओ संकल्पना भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न नंबर 3। देखिए तीसरा प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से, प्रश्न समझेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? ठीक है, तो विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? वो चीन है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा देश हमारा देश भारत है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर है किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? साथियों, यहाँ पर 1778 नहीं होगा, यहाँ पर 1778 की जगह में 1798 होगा। ओके, क्या होगा? 1798। इसको आप लोग लिख लेंगे 1798। 1798 में किसने कहा था कि खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी क्या? लोगों की संख्या। तो ये बोले थे थॉमस माल्थस महोदय ने। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या
विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन में से चारों ऑप्शन जो होगा वो विरल जनसंख्या वाला होगा। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जो विरल जनसंख्या वाला नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ग, दक्षिण पूर्वी एशिया। साथियों, अटाकामा, अटाकामा क्या एक मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे, पेरू और चिली, है ना। ये कहाँ पाया जाता है, पेरू और चिली। पेरू और चिली के बाउंड्री के पास है ये अटाकामा मरुस्थल, ठीक है ना। पेरू और चिली के बाउंड्री जो सीमा है वहां पर स्थित है क्या, अटाकामा मरुस्थल। और एक चीज और आप लोग जान लेंगे, जो अटाकामा मरुस्थल है साथियों, ये पूरा दुनिया का अर्थात विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। सबसे सूखा हुआ मरुस्थल है कौन, अटाकामा मरुस्थल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, ग, दक्षिण पूर्वी एशिया। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। देखिए 6 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। मतलब प्रतिकर्ष कारक नहीं है, एक ही प्रश्न है। आप लोग पहले ही जान लेंगे प्रतिकर्ष कारक होता है क्या और अपकर्ष कारक होता है क्या। प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या होता है, लोग स्थान परिवर्तन करते हैं कब, अपनी मजबूरी को देखते हुए। महामारियां फैलती हैं, बेरोजगारी के चलते करते हैं, बाढ़ें आती, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इसके कारण यदि लोग पलायन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक, क्योंकि उसके अनुकूल नहीं था, जलवायु प्रतिकूल था इसलिए। और अपकर्ष कारक का मतलब होता है अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए, उसको स्वास्थ्य मिल रहा है, अच्छी जलवायु है, लेकिन और अच्छी जलवायु के लिए वो क्या करता है, स्थानांतरित करता है, पलायन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग अपकर्ष कारक। अच्छी सुविधा के लिए करता है, अपने संरक्षण के लिए करता है, वो सब होता है अपकर्ष कारक। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है, मतलब अपकर्ष कारक होना चाहिए। जलवायु, तो जलवायु तो अपकर्ष कारक है। चिकित्सा, ये भी अपकर्ष कारक है। बेरोजगारी, ये है प्रतिकर्ष कारक, ये क्या है, प्रतिकर्ष कारक। शैक्षणिक सुविधाएं, ये भी है हमारा अपकर्ष कारक, क्योंकि उसको सुविधा मिली लेकिन और अधिक सुविधा के लिए वो स्थान परिवर्तन करेगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या था, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक तो क भी नहीं है, ग भी नहीं है और घ भी नहीं है। तो प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होना चाहिए, प्रश्न हमें रॉन्ग लग रहा है। प्रतिकर्ष कारक इनमें से कौन है, ठीक है। प्रतिकर्ष कारक आपका बेरोजगारी होगा, बाकी ये सभी क्या हो जाएगा, अपकर्ष कारक हो जाएंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोग को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। कार्यशील मतलब कितने से कितने आयु वर्ग के लोग ज्यादा काम में लगे रहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 से 59 आयु वर्ग, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो 0 से 14 साल के बीच में होते हैं या फिर 60 से अंतिम आयु वाले जो होते हैं, मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक वाले जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, इन्हें डिपेंडेंट व्यक्ति बोला जाता है, मतलब निर्भरता वाले लोग बोला जाता है, ठीक है। तो 15 से 59 आयु वर्ग को क्या बोला जाता है, कार्यशील जनसंख्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए भारत में साक्षरता दर कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल, एक मिनट, हाँ, शामिल किया जाता है। साथियों प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है ना। किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है।
तो दोस्तों विश्व में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है लाटविया का। किसका है? लाटविया। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है, तब होता है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर होगा लाटविया। अब यहाँ पर देखिए लाटविया जो बोला है, तो लाटविया में आप लोग जानते होंगे कि लिंगानुपात कितना है। ठीक है, आप लोग याद रखना कि जो लिंगानुपात होता है वो 100 स्त्रियों में देखा जाता है, विश्व में देखा जाता है कि 100 स्त्रियों के पीछे कितने पुरुष हैं और कितने पुरुष 100 स्त्री में। अगर यदि पुरुष की जनसंख्या 100 स्त्रियों से बहुत अधिक हो जाता है, मतलब पुरुष की संख्या अधिक होगा और स्त्री की संख्या कम होगा, तो वो न्यूनतम लिंगानुपात कहलाएगा। ओके, लेकिन अगर पुरुष की संख्या स्त्री की संख्या से कम होगा, मतलब स्त्री की संख्या अधिक होता है, तो होता है क्या? वो न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम लिंगानुपात होता है, उच्च लिंगानुपात होता है। तो यहां पर देखेंगे आप लोग किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, यह है लाटविया का। 100 स्त्री के पीछे 311, याद रखेंगे 311 पुरुष। 100 स्त्री में कितने पुरुष हैं? 311। तो स्त्री की संख्या से ज्यादा पुरुष है। ठीक है ना, स्त्री की संख्या से ज्यादा पुरुष हैं। तो जब पुरुष की संख्या स्त्री की संख्या से जब ज्यादा है तो क्या होगा? स्त्री की संख्या जब ज्यादा है क्या पुरुष संख्या, तो हो जाएगा कैसे लिंगानुपात? तो ये हो जाएगा आपका, अगर यदि स्त्री की संख्या से पुरुष संख्या बहुत ज्यादा हो तो होगा निम्नतम लिंगानुपात। लेकिन यहाँ पर आपका पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? लाटविया का, जिसमें आप लोग याद रखना कि 100 स्त्रियों में से 85 पुरुष हैं। 100 स्त्रियों में 85 पुरुष हैं, मतलब स्त्री की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसमें लिंगानुपात उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ठीक है, 10 देखेंगे आप लोग। मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों डॉक्टर महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान। ठीक है, कहाँ के? पाकिस्तान के। और इन्हीं के समकक्ष इंडिया के अमर्त्य सेन थे, डॉक्टर अमर्त्य सेन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में है 1990 ईस्वी से कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? तो 1990 ईस्वी से कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ना, 12 देखिए। 12 में है, इसको देखेंगे आप लोग 12 को। विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH, है ना, GNH, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। GNH का फुल फॉर्म दोस्तों ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला है कि इसमें बोल रहा है किस देश का सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNHS को देश की प्रगति का अधिकारी घोषित किया गया है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, भूटान। ठीक है, क्या हो जाएगा? भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 क्या कर रहा है। 13 में है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। मानव विकास प्रतिवेदन अर्थात एचडीआई है ना, क्या बोला जा रहा है, एचडीआई। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 131वां, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मानव विकास का जो 2006 का प्रतिवेदन था, 2006 का, 2006 में भारत का स्थान था 126वां। कितना था, 126वां। और 2018 में 2018 में भारत का जो स्थान था साथियों 2018 में वो था 130वां, 130वां। लेकिन 2006 में 126वां और 2020-21 में 131वां। धीरे धीरे पायदान और घट रहा है ना, मतलब कि निम्न स्तर की ओर जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 14, इनमें कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्रिया जो प्रकृति से रिलेटेड होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, सीधे तौर पर वो होता है प्राइमरी एक्टिविटीज अर्थात प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन आएगा, उद्योग तो द्वितीय क्रिया हो जाएंगे, बैंकिंग सेवा ये सब तृतीय क्रिया हो जाएंगे, तो खनन होगा इसमें प्राथमिक क्रिया। कृषि कौन सी क्रिया साथियों, कृषि भी प्राथमिक क्रिया है। ओके, मत्स्य पालन कौन सी क्रिया है, प्राथमिक क्रिया है। वन प्राथमिक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर। आदिकालीन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि को हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, याद रखेंगे। इसे हम लोग स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में किस नाम से जानते हैं। तो साथियों इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लदांग। आप लोग याद रखेंगे इसको, लदांग बुलाया जाता है। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। साथियों और अन्य देशों में किस नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोग से यदि पूछा जाए कि मध्य अमेरिका में आदिकाल निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मिल्पर। मैक्सिको में क्या कहा जाता है, मैक्सिको में भी मिल्पा कहा जाता है। मलेशिया में क्या कहा जाता है, मलेशिया में लदांग कहा जाता है। और इंडोनेशिया में भी लदांग कहा जाता है। दोस्तों वियतनाम में क्या बोला जाता है, तो वियतनाम में आप लोग याद रखेंगे, वियतनाम में रे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रे बोला जाता है। ठीक है, अच्छा। और श्रीलंका में क्या बोला जाता है, श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है। क्या बोला जाता है, चेन्ना। म्यांमार में क्या बोला जाता है, तो म्यांमार में तुंगिया बोला जाता है। तुंगिया म्यांमार में बोला जाता है। ठीक है, ब्राजील में क्या कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है, रोका, रोका। ओके, आई बात समझ में। झूमिंग कहाँ कहा जाता है, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तर पूर्वी भारत में आदिकाल निर्वाह कृषि अर्थात स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, झूमिंग कृषि। अच्छा, भारत में और केरल में क्या कहा जाता है साथियों, केरल में कुमारी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कुमारी, है ना, केरल में कुमारी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है, दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीपा। ठीक है, ठीक। अच्छा, आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है, पोडू। और झारखंड में क्या कहा जाता है, झारखंड में खल्लू कहा जाता है, खल्लू, है ना, स्थानांतरित कृषि को खल्लू कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इंडोनेशिया में किस नाम जाना जाता है, लदांग। इंडोनेशिया में लदांग। इंडोनेशिया और कहाँ पर, मलेशिया में लदांग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर गाइस राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है
प्रश्न कर रहा है कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर क रोपण कृषि इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा रोपण कृषि। साथियों, रोपण कृषि को हम लोग बागानी कृषि भी कहते हैं, इसे हम लोग व्यापारिक कृषि भी कहते हैं, है ना। रोपण कृषि में क्या आ जाएगा? रोपण कृषि में आपका चाय, कॉफ़ी, कोको, है ना, गन्ना, केला, ये सब रोपण कृषि में के अंतर्गत आता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? साथियों, अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की कृषि कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। साथियों, अंगूर जो घटिया किस्म का अंगूर होते हैं उसे किशमिश बनाया जाता है, इसी से मुनक्का बनाया जाता है और इसे मदिरा भी बनाया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है? 18 में है कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? साथियों, पुष्प उत्पादन में जो पूरा विश्व में सबसे अधिक उत्पादन होता है वो है नीदरलैंड। कहाँ होता है? नीदरलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में है सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? सामूहिक कृषि को जो कि श्रम पर आधारित सामूहिक कृषि होता है, इसे सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोल खोज। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो जाएगा कोल खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? साथियों, फूलों की कृषि को पुष्पोत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पोत्पादन। पुष्पोत्पादन कहा जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में है क में है कारखाना कृषि और ख में मिश्रित कृषि, ग में ट्रक फार्मिंग, ये तो सब्जियों का जो बेचने वाला होता है ट्रक फार्मिंग, और घ में फ्लोरिकल्चर। तो पुष्पोत्पादन नहीं दिया हुआ तो इसका उत्तर हो जाएगा घ फ्लोरिकल्चर कहलाएगा, फूलों की कृषि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल कौन नहीं है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो रोपण फसल इनमें से कौन नहीं है? कॉफी, गन्ना, रबड़, गेहूं। तो रोपण फसल कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया। कौन नहीं है? गेहूं नहीं है। ठीक है, ये विस्तृत वाणिज्य फसल है गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 में है निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? मतलब मिश्रित कृषि। एकल कृषि नहीं मतलब मिश्रित कृषि। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। 23 में विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों, विनिर्माण उद्योग किसका उदाहरण है? ये द्वितीय क्रिया का उदाहरण है। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 क्या कर रहा है? 24 में है किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा स्वच्छंद उद्योग, जो कि प्रदूषण मुक्त होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? सबसे छोटी इकाई कौन है? कुटीर उद्योग होगा आंसर। क्या होगा? कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 देखिए।
26 में है, जर्मनी का रूर क्षेत्र फिर भी आई है। जर्मनी का रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न 27 में है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? किसी खास व्यक्ति स्वामित्व होता है उस अर्थव्यवस्था में। तो किस अर्थव्यवस्था में? इसका उत्तर हो जाएगा क, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व एक व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित है? एक जोड़ा इसमें से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन क है स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजल्स में, पोत निर्माण उद्योग लुसाका में, वायु निर्माण उद्योग फ्लोरेंस में, लौ इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, लौ इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग में है। जिसे लेकिन ये पिट्सबर्ग कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और यहाँ पर धीरे धीरे लौ इस्पात उद्योग जो है घटते जा रहा है, इसलिए पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा भी कहते हैं। जंग का कटोरा। प्रश्न यदि पूछेगा कि जंग का कटोरा किसे कहते हैं, तो पिट्सबर्ग को कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 29। देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? साथियों, कच्चे माल का उत्पादन इनमें से कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, आधारभूत उद्योग। क्या होगा? आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, देखिए 30, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है? तो आधारभूत उद्योग या फिर उद्योगों की जननी, आंसर होगा लौह इस्पात उद्योग। क्या होगा? लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि एक सुई से लेकर बड़े बड़े जलपोत विमान का निर्माण लोहे का बना होता है, अतः इसे उद्योगों की जननी या आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। तो ऑप्शन घ इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 में क्या कर रहा है? 31 में है, किस क्षेत्र को जंग का कटोरा, ओहो अभी बताया गया था, जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? किस क्षेत्र को? आंसर होगा पिट्सबर्ग क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर अभी लौह इस्पात का उत्पादन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अतः इस क्षेत्र को जंग का कटोरा कहते हैं, पिट्सबर्ग को, जो कि यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 32 में है, पंपास क्षेत्र। साथियों, पंपास घास का मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। तो पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? कौन सा फसल इस क्षेत्र में उत्पादन होता है? इसका उत्तर होगा क, गेहूं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 में क्या कर रहा है? 33 में है, नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य, यानी कृषि कार्य को छोड़कर गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं? गैर कृषि कार्य जैसे मान लो द्वितीय क्रिया में संलग्न हो, या तृतीय क्रिया में बैंकिंग क्षेत्र में हो, सेवा क्षेत्र में हो, या उद्योगों में काम करते हो। तो प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर वही पूछा जा रहा है कि नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कितने प्रतिशत पुरुष गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं? आंसर होगा ग, 75%, 75% इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सांस्कृतिक नगर इसमें कौन है जहाँ पर धार्मिक या संस्कृति का क्या होता है, उस नगर में ज़्यादा संस्कृति धार्मिक और संस्कृति रीतियाँ पाई जाती हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? जेरूशलम इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। प्रश्न है, इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, अदीस का मतलब होता है नया, अदीस का मतलब होता है नया, और अबाबा का मतलब होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प। हाँ, तो अदीस अबाबा का अर्थ होता है नया पुष्प। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर चलेंगे हम लोग। देखिए 36 में क्या है? 36 में है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से अगर बोला जाता है विश्व सबसे बड़ा नगर तो होगा टोक्यो। क्या होगा? टोक्यो। ऑप्शन घ इज राइट आंसर होगा। दोस्तों टोक्यो के पश्चात है दिल्ली, है ना? टोक्यो के पश्चात कौन है? दिल्ली। लेकिन सबसे बड़ा अगर बोलेगा तो टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी। किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी। और बीजिंग किसकी राजधानी? चीन की राजधानी है। बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा घ, टोक्यो। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 37। यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या है? साथियों, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस शब्द का अर्थ होता है विशाल नगर। क्या होता है? विशाल नगर। एक चीज आप लोग याद रखेंगे, ये जो मेगालोपोलिस शब्द है, इसका नामकरण सर्वप्रथम 1957 में। कब? 1957, याद रखेंगे 1957 में जीन गोटमैन द्वारा दिया गया था। जीन गोटमैन आप लोग याद रखेंगे, जीन गोटमैन द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1957 में मेगालोपोलिस का अर्थ। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 38 देखिए। 38 में क्या कर रहा है? 38 में साथियों सन्नगर शब्दावली भी है क्वेश्चन, ये भी है। सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सन्नगर शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गिडिज ने किया था। किसने किया था? पैट्रिक गिडिज ने। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर होगा। कब किया था? 1915 में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, 1915 में किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 देखिए। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया कौन है? तो प्राथमिक होगा, और नगरीय बस्तियों के लिए द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण के लिए क्या होगा? प्राथमिक, जिसके अंतर्गत कृषि होता है, खनन होता है, मत्स्य पालन होता है। तो ये होगा प्राथमिक क्रिया। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम प्रश्न। साथियों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, तू रुका तो सब कुछ छूट जाएगा, सफल बनने का तेरा सपना टूट जाएगा। साथियों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए हम लोग चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न में है, मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? साथियों प्रश्न है, मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होगी, कुछ हम लोग मिलियन सिटी बोलेंगे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 10 लाख से अधिक। क्या होगा? 10 लाख से अधिक। तो आज का हमारा वीडियो यही अंत होता है। दोस्तों पुनः आप लोग को मैं बता दूं कि क्लास 12th ज्योग्राफी का
सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक को टच करके आप लोग पुनः इस वीडियो के 4 जो सेट है उसको आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल सटीक तरीके से आंसर मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।